तो देखिए, आज की जो घटना है वो बेहद अजीब है। ये एक लड़की की ऐसी दुख भरी कहानी है जहां उसके साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा था और उसके पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं था। वाकई आज इस कहानी को सुनकर आपके भी आंखों में आंसू टपकने लगेंगे। दरअसल यहाँ एक लड़की जैसे ही अपने घर के अंदर दाखिल होती है तो उसके पिता लड़की को बाल पकड़कर घसीटते हुए बाहर निकालते हैं। लड़की चीखती चिल्लाती है, रोती है। जहां उसकी चीख पुकार सुनकर घर के बाकी सदस्य दौड़ते हुए आते हैं, मौके पर पहुंचते हैं। सबसे पहले लड़की की मां बाहर आती है, पिता से रिक्वेस्ट करती है कि बच्ची को छोड़ दो, बच्ची को घर में आने दो, पहले उससे पूछ लो कि वो कहाँ गई थी, उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन पिता किसी की सुनने को तैयार नहीं था। उन्होंने सबको एक साथ एक कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी और इसके बाद वो एक धारदार हथियार से पहले तो अपनी बेटी का कत्ल करता है। उसके बाद लड़की की लाश को अपनी बाइक से बांधकर पूरे गांव का चक्कर लगाता है। यानी कई घंटे तक वो लाश को ऐसे ही बाइक के सहारे घसीटते रहते हैं। उसके बाद अंत में लाश को पटरी के ऊपर फेंक देते हैं। इस बात की खबर जब पुलिस को दी जाती है तो पुलिस तुरंत ही मौके पर आती है, पहुंचती है और लड़की के पिता को गिरफ्तार करती है। दरअसल मामला लव अफेयर का था। लड़की घर से गायब थी, इसलिए इसके पिता और बाकी घर परिवार वाले लड़की को ढूंढ ढूंढ कर परेशान थे और इसी वजह से पिता गुस्से से इतना आग बबूला हुए कि उन्होंने अपनी ही बेटी की अपने ही हाथों से हत्या कर दी। तो ऐसे ही आज की इस कहानी में भी होता है। इसी के बारे में जानेंगे कि आखिरकार ये घटना कहाँ की है और इस कहानी का पहलू क्या है। आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक है वो पंजाब प्रदेश के एक ज़िला संगरूर से है, जहाँ का एक इलाका लगता है कस्बा चीमा। 21 जुलाई 2023 की हम बात कर रहे हैं, जहाँ कस्बा चीमा इलाके में एक 38-40 साल की महिला की डेड बॉडी मिलती है और राह चलते लोगों को जब उस पर नज़र पड़ती है, राहगीरों की, उसे लोग देखते हैं तो वो हैरान होते हैं। लोगों में हड़कंप सा मच जाता है। तभी उन्हीं में से कुछ लोग पुलिस को इसकी सूचना देते हैं और सूचना मिलते ही पुलिस वाले भी मौके पर पहुंच जाते हैं। अब जहां वो लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और आसपास के एरिए की छानबीन करते हैं, तलाशी करते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं कि ये जो महिला है ये कौन है, मगर लोग इस बात का जवाब नहीं दे पाते क्योंकि कोई भी उसको जानता नहीं था। इसलिए पुलिस आसपास के इलाकों में लड़की की फ़ोटो लगवा देती है ताकि अगर कोई उसको पहचानता हो तो वो जाकर पुलिस को खबर दे सके और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी ये खबर वायरल कर दी जाती है। अब इसके बाद थाने में भी एक एक फाइल की लिस्ट को खंगाला जाता है, लेकिन जब यहाँ से भी पुलिस को कुछ नहीं मिलता और धीरे धीरे करके पुलिस का एक दिन ख़राब होता है तो पुलिस परेशान हो जाती है कि आखिरकार ये लड़की कौन है और क्यों इसके घर वालों ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई। मामला काफ़ी पेचीदा होता जाता है। पुलिस के मन में सवाल पर सवाल बनते जाते हैं, लेकिन अभी कोई भी ऐसा सुराग हाथ नहीं लगा, कोई ऐसा सगा संबंधी, ऐसा रिश्तेदार सामने नहीं आया जिसके आधार पर केस को सुलझाया जा सके। फिर पुलिस वाले चारों तरफ हर एक इलाके में ये संदेश पहुंचाते हैं कि एक 38 साल की लड़की है जिसकी लाश बीच रास्ते पर मिली है। पुलिस पहचान के तौर पर उसका रंग रूप और जो उसने कपड़े पहने थे उसके बारे में बताती है। कई घंटे बीत जाने पर जब कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो देखते ही देखते घटना को कई दिन बीत जाते हैं और इत्तेफाक से यहाँ 4 तारीख को एक शख्स निकलकर सामने आता है जिसका नाम था हरिवंश सिंह, जो धर्मगढ़ का रहने वाला था। दरअसल ये बताता है कि साहब, आपने जो सोशल मीडिया पर तस्वीर भेजी थी ये तस्वीर मेरी बेटी की है। अब जैसे ही पुलिस ये सुनती है तो उनको यकीन नहीं होता। वो उस व्यक्ति से कहते हैं कि अगर ये तुम्हारी बेटी है तो कोई ओरिजिनल तस्वीर दिखाओ। तभी हरिवंश अपनी बेटी की तस्वीर निकाल कर दिखाता है। पुलिस दोनों तस्वीरों को मैच करती है, गौर से देखती है और ये साबित हो जाता है कि वो उसी की बेटी है
इसके बाद जब बात आती है डेड बॉडी देने की, तो देखिए यहाँ हरिवंश से कहा जाता है कि लाश तभी दी जाएगी, पहले आप कोई एफआईआर दर्ज कराओ, इसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। फिर हरिवंश पुलिस के कहने पर कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या के मामले में एक एफआईआर दर्ज कराता है। फिर डेड बॉडी भी उसके पिता के हवाले कर दी जाती है। लड़की का अंतिम संस्कार भी हो जाता है। अब पुलिस को लगता है कि चलो आखिरकार लड़की को पहचानने वाला तो मिला। मगर यहीं से फिर एक और कहानी शुरू होती है कि आखिरकार लड़की का कातिल कौन है और उसकी हत्या किसने की, ये जानना अभी बाकी था। इसलिए पुलिस वालों ने सबसे पहले जाकर लड़की के पिता हरिवंश से ही पूछताछ की। यदि इसकी इतनी उम्र है तो ये शादीशुदा होगी, उनका सोचना था, इसका कोई पति होना चाहिए। तो वो कहाँ हैं? जिस पर हरिवंश सिंह कहता है कि साहब मेरी बेटी की शादी तो हुई थी, लेकिन शादी के कुछ सालों के बाद इन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था और जिसकी वजह से मेरी बेटी अलग रहने लगी। उसका पति उसको छोड़कर चला गया था। अब देखिए ये पुलिस को उसकी बातों पर यहाँ पर थोड़ा सा शक होने लगता है कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए अब वो उसी शख्स के बारे में इससे पूछते हैं कि मंजीत कौर का पति कौन है। तो पता चलता है उसका नाम सुखदीप सिंह है, ये महल चौक का रहने वाला था। बस इतना सुनते ही फिर पुलिस तुरंत महल चौक पहुंचती है और सुखदीप को थाने लेकर आती है। फिर जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो सारी सच्चाई बताता है कि हाँ सर, मेरी मंजीत से शादी तो हुई थी, साथ ही हमारी 3 बेटी भी हुई, लेकिन उसके बाद से हम दोनों की बनती नहीं थी। उसका किसी और से अफेयर था जिसका नाम संदीप था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। और वो बताता है। तो जब पुलिस वाले इस संदीप के बारे में पता करते हैं कि ये कहाँ रहता है, उसने जब पूरा एड्रेस बताया तो वहीं जाकर पुलिस ने उसकी भी तलाशना उसे शुरू कर दिया। लेकिन वो पुलिस को कहीं भी नहीं मिलता क्योंकि ये लापता था। बस यहीं से फिर शक की सुई संदीप उर्फ जुगाड़ी पर टिक जाती है। वो समझ गए कि इसी ने ज़रूर लड़की का कत्ल किया है, लेकिन उसको ढूंढने में पुलिस को ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा और कुछ ही वक्त के बाद लोकेशन के आधार पर पुलिस ने संदीप को भी ढूंढ लिया। और उससे जब सख्ती से पूछा गया तो उसने कुछ ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया जिससे ये यकीन हो गया कि शायद संदीप भी कातिल नहीं है। इसके बाद फिर पुलिस ने मंजीत कौर के मोबाइल नंबर की सीडीआर निकलवाई और उसे बारीकी से देखा। उसकी लास्ट लोकेशन पता की तो लास्ट कॉल मंजीत कौर के मोबाइल पर उसके मौसा चरणजीत सिंह की थी। फिर जैसे ही मंजीत के मौसा को भी पुलिस ने उठाया और उनसे भी जब पूछा जाता है तो ये शुरुआत में इधर उधर की बातें करके पुलिस को गुमराह करते हैं, लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से ज़ोर डालकर पूछती है तब जाकर ये अपना मुंह खोलते हैं और पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक बताते हैं कि दरअसल मरने से पहले जब लड़की का रिलेशनशिप संदीप से बना था तो ये उसके साथ अलग अलग जगहों पर रहने लगी थी और ये सिलसिला कुछ दिन तक ठीक ठाक चलता रहा। दोनों एक किराए के कमरे में साथ रह रहे थे, खुश थे। लेकिन अचानक से 29 तारीख को संदीप कमरे से ही कहीं गायब हो गया, यानी वो लड़की को अकेला छोड़ गया। जहां लड़की परेशान हो गई कि मैं अपना सब कुछ छोड़कर इसके साथ भागकर आई हूं, लेकिन ये मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चला गया। तो मंजीत उसको इधर उधर ढूंढने लगती है और उसके दोस्तों से पूछताछ करती है, लेकिन 1-2 दिन तक जब उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता, कोई सुराग नहीं मिलता, तो मंजीत समझ जाती है कि शायद जिसके साथ वो भागकर आई थी उसने उसको धोखा दिया है। अब वो जाए तो कहाँ जाए, पति के पास वो वापस जा नहीं सकती क्योंकि पति उसको अपनाएगा नहीं, उसने पहले ही मना कर दिया। और अपने घर भी नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ जाकर घर वालों की बहुत बदनामी हो जाएगी। इसलिए उसने उस दौरान अपने मौसा चरणजीत सिंह को फ़ोन किया और उनसे सारी सच्चाई बताई। साथ ही ये भी कहा कि आप अपने घर में मुझे कुछ दिन के लिए रख लीजिए, मुझे अपने घर में जगह दे दीजिए, उसके बाद में कहीं और मैं रह लूँगी। अब ये बात जब मौसा ने सुनी तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम घर आ जाओ।
फिर यहाँ मौसा ने इस मौके का ऐसा फ़ायदा उठाया कि जैसे ही वो उनके इलाके में पहुंची तो मौसा खुद उसे बस अड्डे लेने के लिए पहुंच जाते हैं और बाइक पर बिठाकर जब ये जा रहे थे तो बीच रास्ते पर किसी चीमा इलाके में इन्होंने अपनी बाइक रोकी। वहाँ मंजीत कौर ने देखा कि सामने उसका सगा भाई बलकार सिंह खड़ा हुआ है, जिसको देखकर वो घबरा गई कि ये क्या मामला है, मौसा मुझे इसके पास क्यों लेकर आए हैं। तभी वो बाइक से उतरकर मौसा से कुछ पूछती है। इसके बाद वहाँ से भागने की जैसे ही वो कोशिश करती है तो इससे पहले ही ये दोनों लोग उसको दबोच लेते हैं। मौसा उसके पैर पकड़ते हैं, दूसरी तरफ उसका सगा भाई उसके दुपट्टे से अपनी बहन का गला घोंटता है और तब तक उसका गला दबाए रहता है जब तक कि मंजीत कौर की सांसें थम नहीं जाती, रुक नहीं जाती। इसके बाद ये उसे किसी धारदार हथियार से कत्ल करते हैं और लाश को बीच रास्ते पर ही फेंक देते हैं। तो जब ये पूरी सच्चाई मौसा खुद कबूल करते हैं और कहते हैं कि जब ये संदीप उर्फ जुगाड़ू के साथ रिलेशनशिप में रह रही थी तब से ही उसके घर वालों को यही लग रहा था कि इसकी वजह से हमारी पूरी इज्जत ख़राब हुई है, अगर ऐसे ही ये किसी के साथ रहेगी तो इससे हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। इसलिए उसने जो खिलवाड़ हमारी इज्जत के साथ किया वही हमने इसके साथ कर दिया, इसका कत्ल करके अपनी इज्जत को बचा लिया। यानी कुल मिलाकर ये सब कुछ प्लान के तहत हुआ, पहले से ही इन्होंने प्लान बनाया हुआ था। तो कुल मिलाकर ये तो अपने आप में वाकई बड़ी खौफनाक बात है। हालांकि फ़िलहाल तो पुलिस ने मौसा और उसके भाई बलकार सिंह साथ ही उसके पिता के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है और पुलिस का कहना है कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी। तो आज की कहानी में इतना ही, और इस घटना को लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समय समय पर आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।